चलिए हम सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। और पहला सवाल है जेपी गुप्ता जी का। वो पूछते हैं जेपी एसोसिएट्स के बारे में और टाटा स्टील के बारे में। पूछते हैं दोनों ही स्टॉक्स में क्या हम फ्रेश एंट्री कर सकते हैं या नहीं। जेपी एसोसिएट हाँ जी। और जयप्रकाश एसोसिएट, राइट? यस यस। मैम आई डोंट थिंक यहाँ पे उनको होल्ड भी करना चाहिए। अगर आपके पास है, ये जो अभी हम्म। आज अपर सर्किट लगा है, काइंडली एक बार एग्जिट होने का ही सलाह होगा, क्योंकि जिस तरीके से पास परफॉर्मेंस रहा है बहुत ही खराब। सो हम्म। अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि आपको एग्जिट करना चाहिए स्टॉक से। और हम्म। टाटा स्टील आपने बताया, राइट? जी। देखिए, टाटा स्टील पे जिस तरीके से एक सपोर्ट के आसपास आ चुका है, आई डोंट थिंक ज्यादा ये नीचे आने वाला है। 152 पे एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। सो मुझे लगता हम्म। है कि 154 150 के 155 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बने रहिए अगर आपके पास है तो। करेंट जोन से बाय करने का कोई सलाह नहीं होगा। अगर एक बार 150 के आसपास आता है, सो आप एक बार एक्यूमुलेशन भी करके जा सकते हो। अभी निफ्टी मेटल जो है नहीं चल रहा है, क्योंकि मार्केट में ओवरऑल एनवायरनमेंट खराब है, सो एक बार वेट करने का सलाह होगा। लेकिन जेपी एसोसिएट से आप अभी अपर सर्किट में है, लेकिन फिर भी आप एग्जिट करने का ही सलाह होगा, क्योंकि यहाँ से इमीडिएटली कुछ होने वाला नहीं है। अल्टीमेटली जितने भी पैसा थोड़ा बहुत आपको मिल रहा है, वो भी खोने का चांसेस बहुत हाई है। तो एग्जिट करने का हम्म। सलाह होगा उसमें। वो नई नई खरीद करना चाहते हैं तो आप जेपी नहीं एसोसिएट्स नहीं, क्लियर नो है। तो और टाटा क्लियर स्टील अवॉइड ही करना है। अवॉइड करना है और टाटा स्टील आप खरीद सकते हैं। दैट्स यस। अंश यहाँ पे जो है प्रदीप की सलाह है। अगला सवाल जो है वो अली जेबा का है। वो पूछती है केआरबीएल के बारे में और साइन लाइफ साइंसेज के बारे में। केआरबीएल और लाइफ साइंस साइन लाइफ साइंसेज क्या हम ले सकते हैं। इनके पास भी नहीं है पर वो जानना चाहती है क्या हम ले सकते ओके मैम, केआरबीएल में आज ही मैंने कॉल दिया है अलग चैनल पे, और जिस तरीके से हैं। रैली यहाँ पे आया है, मुझे लगता है कि मेरा यहाँ पे टारगेट है 450, सेकंड टारगेट, वो भी ओके। कमिंग सून है। और देखिए डे हाई के आसपास ही है। और एक चीज ना, लास्ट वीक में गलती हुआ है मुझसे, और वो मैं आपको बता देता हूँ। बाद में मैंने देखा है, मैं वीडियो के कमेंट सेक्शन आके पढ़ रहा था, तो लोगों ने बहुत ज्यादा जो है मुझे वहां पे बोल के गया, अरे झूठा है, कुछ भी बोलता है। ऐसा नहीं है। लास्ट वीक आपने ना क्वेश्चन किया था मुझे, डिजिटाइड सॉल्यूशन क्या आपका कॉल था प्रदीप? मैंने वहां पे बोला था नहीं। मैंने नहीं इसलिए बोला था क्योंकि वो कॉल मैंने आपके शो में नहीं दिया था। जब भी मैं ओके। कोई भी चैनल पे जा रहा हूँ, मेरा स्पेसिफिक एक एक्सेल शीट रहता है, उसको मैं मेंटेन करता हूँ। तो डिजिटाइड का जो कॉल था, 226 के आसपास था। 276 का पहला टारगेट अचीव हो चुका था। सेकंड टारगेट था 285, जो कि अचीव नहीं हुआ। 280 के आसपास एक हाई लगा के 261 का एक स्टॉप लॉस कट के नीचे आ गया था। तो जैसे ही वो क्वेश्चन आपने पूछा था, वो मेरा अलग चैनल पे था, आपके शो में नहीं था। तो ये मुझे ओके। अपडेट देना था। सो अब के आर बी एल का नाम याद करके मुझे याद होगा, क्योंकि लोग मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। करेक्ट इस तरीके से करेक्ट। यहाँ पे 417 418 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि मैं 450 कमिंग सून। और एक आपने नाम बताया था अभी, क्या नाम बताया आपने? साई लाइफ साइंसेज। ओके। जिस तरीके से यहाँ पे एक रैली आया है, और मुझे लगता है कि 844 के आसपास अभी चल रहा है। वीकली चार्ट पॉजिटिव है, डेली चार्ट भी पॉजिटिव ही है। मुझे लगता है कि आपको वेट करना चाहिए। 825 का एक स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर पे बने रहिए। 17,500 करोड़ के आसपास मार्केट कैप भी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, प्रॉफिट ग्रोथ भी है, कंपनी में सेल्स भी है। होल्ड करने का सलाह रहेगा। 950 एंड 1,000 का टारगेट नेक्स्ट 6 से 8 महीने के लिए आपको बने रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म निवेशक हो तो 825 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। थोड़ा अगर आपका 7 8 महीने का व्यू, जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे लगता है कि उस जी। केस में आप एक बार 790। तो ट्रेडर्स के लिए 825 और इन्वेस्टर के लिए 790 के आसपास एक स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल दीपक जी का है। पूछते हैं दो स्टॉक्स के बारे में। एक है सारे गामा और दूसरा है भारती एयरटेल। सारे गामा 50 शेयर है उनके पास, 515 के भाव पे लिए है। भारती एयरटेल 25 शेयर है एट 1667। दोनों ही स्टॉक्स पे आप क्या नजरिया लेके चल रहे देखिए, सारेगामा बेसिकली अभी 497 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक बेस बनाया है रिसेंटली, ये बेस नहीं ब्रेक होना चाहिए। 470 के आसपास एक बेस है, तो 470 का क्लियर कट एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। करेंट जोन से आप बाई करके भी जा सकते हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म का जो बेस था वो कंप्लीट हो चुका है। मुझे लगता है कि अगर आप मिनिमम 2 से 3 महीना वेट करते हो, स्टॉक विल कम मिनिमम 550 to 560 पॉसिबल है। तो एक बार बने रहने का सलाह होगा। भारतीय एयरटेल अभी 1871 के आसपास चल रहा है। जिस तरीके का प्रेशर भारतीय एयरटेल में ऑलरेडी है, और कल भी आई थिंक एक ब्लॉक डील हुआ है। अभी भारतीय एयरटेल के लिए मुझे लगता है कि एक बार 1835 1820 के आसपास कभी भी आता है तो एकोमुलेशन करने का सलाह रहेगा। और मैम, क्योंकि भारतीय एयरटेल रिलायंस ऐसा काउंटर है अभी, निफ्टी 50 जिस तरीके से अभी
ट्रेड हो रहा है ऑलमोस्ट 24,438 के आसपास, तो मेक और ब्रेक जोन के आसपास ही है। मतलब हम्म, यहाँ से अगर सपोर्ट लेना है, मार्केट को घूमना है, तो भारतीय एयरटेल रिलायंस को भी सपोर्ट देना होगा मार्केट को। अदरवाइज मुझे लगता है कि ये एक बार नेक्स्ट 1.5 से 2 महीने के लिए और थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। सो फ्रेश बाई हम्म, करना चाहते हो तो 1825 के आसपास से बाइंग स्टार्ट कीजिए। लॉन्ग टर्म में हम्म, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई देता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रेशर रहने वाला है। भारतीय एयरटेल में आज दबाव देखने को मिल रहा है, बिकॉज यहाँ एक लार्ज ट्रेड डील हुई है, इक्विटी वर्थ रुपीज 12,500 हैव चेंज्ड हैंड्स, सो उसके चलते हुए थोड़ा बहुत दबाव भारतीय एयरटेल के स्टॉक में। नतीजे भी कल आए थे, ठीक ठाक ही थे, आरटू में अच्छा इजाफा था, लेकिन बॉटम लाइन में थोड़ा दबाव था, तो उसका एक इम्पैक्ट भी इस स्टॉक पे देखने को मिल रहा है। मनीष शाह का सवाल है, वो पूछते हैं ओसवाल केमिकल एट द रेट ऑफ 53 उन्होंने लिया है, और शिवा सीमेंट उन्होंने लिया है एट द रेट ऑफ 47 रुपीज। 6 महीने का व्यू रखते हैं दोनों ही स्टॉक्स पे, आपका नजरिया? ओशवाल केमिकल्स, हम्म, अलाउ मी फ्यू टाइम्स, आई विल बैक टू यू। और सेकंड ओके। स्टॉक आपने क्या बताया? शिवा सीमेंट। शिवा सिंह। ओके। देखिए जिस तरीके का रैली यहाँ पे 36 के आसपास, जिस तरीके का यहाँ पे एक लास्ट 4 से 5 हफ्ते से नीचे आ रहा है, ऑलमोस्ट 40 के आसपास एक ब्रेकडाउन आया था, तो उस ब्रेकडाउन के बाद स्टॉक लगातार नीचे ही आ रहा है। एक जो सपोर्ट है ऑलमोस्ट 32 के आसपास है, उससे पहले तो नहीं है। तो 32 एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और जिस तरीके का यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आया है, सो आई डोंट थिंक कि स्टॉक्स में आपको फ्रेश बाई करना चाहिए। तो फ्रेश बाई करने का कोई सलाह नहीं होगा आपको। शिवा सीमेंट आपने बताया था, राइट? जी। ओके, ठीक है। और सेकंड जो ओसवाल केमिकल बताया, मैं ढूंढ नहीं पा रहा अरे हूँ। नो, मुझे भी नहीं मिल रहा है ओसवाल केमिकल, बट लेट्स सी। ओके। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है राहुल सिंह जी का। वो पूछते हैं न्यूलैंड लैब्स के बारे में। न्यूलैंड लैब्स के उनके पास शेयर है 50 एट द रेट ऑफ 14,050। क्या बाइंग प्राइस तक आ जाएगा शेयर, या मैं ब्लॉक्स बुक करके बाहर निकल जाऊं? 1 से 2 महीने का व्यू रखता हूँ। मैम देखिए, यहाँ पे जो रैली आया था बीच में, कंसोलिडेशन हुआ बाद में, तो उसके बाद फिर से एक जो है बेस बनाए। सो मुझे नहीं लगता कि उनको इमीडिएटली लॉस बुक करना सही होगा। मेरे ख्याल से एक बार आप 12,450 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। इट विल टेक 2 to 3 मंथ्स, बस आपका जो बाइंग प्राइस है वो पॉसिबल है। इनफैक्ट मैं तो देख पा रहा हूँ ये 16,500 17,000 तक भी आने का दम रखता है, क्योंकि ओके। फंडामेंटल अच्छा है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। एक बार बने रहिए, नीचे नहीं आ रहा है, बेस बन चुका है, वेट करने का, होल्ड करने का सलाह होगा इस काउंटर में। ओके। अगला सवाल है जसगीर जगसीर जगसीर का। वो पूछते हैं नैल्को के बारे में। 201 के भाव पे उनकी खरीदारी है, और उनके पास गोकुल एग्रो भी है जो उन्होंने 310 के भाव पे खरीदा है, और रेडिंगटन इंडिया भी है जो उन्होंने 265 के भाव पे किया है, खरीदा है। 3 महीने का व्यू रखते हैं, आपसे तीनों पे सलाह मांग रहे हैं: नैल्को, गोकुल एग्रो और रेडिंगटन इंडिया। देखिए नैल्को अभी 187 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन हो रहा है। 200 के ऊपर यहाँ पे फ्रेश मोमेंटम आने वाला है। उस केस में आप देखेंगे 230 240 कमिंग सुन। उस केस में आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 182 के आसपास। लेकिन अभी जो 187 के आसपास चल रहा है, कुछ नहीं करना, जस्ट वेट कीजिए, वेट एंड वॉच करने वाला सिचुएशन है, कंसोलिडेशन चल रहा है। गोकुल एग्रो अभी 292 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से नीचे आ रहा है स्टॉक, और थोड़ा नीचे आ सकता है आपको 280 तक। तो 280 तक आने के पोटेंशियल इसमें है। 272 स्टॉप लॉस होगा, थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन स्टॉप लॉस 272 के आसपास ही हो रहा है। फ्रेश बाइंग का रिकमेंडेशन इस काउंटर पे भी नहीं होने वाला। और रेडिंगटन लिमिटेड पे मुझे लगता है कि इसमें अभी 241 के आसपास चल रहा है। थोड़ा लिक्विडिटी का इसमें थोड़ा इशू है, तो इसलिए ज्यादा आप बाई नहीं करेंगे, क्वांटिटी नहीं हुआ तो अच्छा है। अगर आपके पास है तो मेक श्योर एक स्टॉप लॉस होगा 235 के आसपास, क्योंकि 235 के आसपास एक सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि 235 अगर ब्रेक होता है, उस केस में स्टॉक और भी नीचे जाने वाला है। लेकिन जिस तरीके से सेलिंग आया है, मुझे लगता है कि एक बार 236 238 के आसपास एक बार घूमने का हाई पॉसिबिलिटीज है। बेस बना नहीं है, बेस बनने के लिए 2 से 3 हफ्ता टाइम देना पड़ेगा इसमें। ओके। अभिषेक झा जी का सवाल है। वो पूछते हैं, नमस्कार सर, शुड आई ऐड सिल्वर बीज ईटीएफ एट करंट प्राइस फॉर लॉन्ग टर्म? क्या वो सिल्वर ईटीएफ में निवेश करे? क्योंकि सिल्वर और गोल्ड में एक बार फिर तेजी देखने को मिल रही है, गोल्ड ऑल टाइम हाई के आसपास है, सिल्वर में भी एक मजबूती वापस लौटी है, क्या करना चाहिए?
डेफिनेटली आप इन्वेस्ट करके जा सकते हो, बट वही चीज है कि आपको एक बार लॉन्ग टर्म व्यू रखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म अगर व्यू है तो फिर आप बने रहिए। मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में और भी ज्यादा तेजी आने वाला है। और जिस तरीके के लास्ट परफॉर्मेंस हमने देखा है, गोल्ड में भी ऑलमोस्ट 92 के आसपास एक सपोर्ट था, उसके बाद हमने देखा ब्रेक नहीं हुआ, फिर से ऑल टाइम हाई लगा के आया। और जिस तरीके का अनसर्टेनिटी माहौल अभी है, जियो पॉलिटिकल टेंशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सो मुझे लगता है कि लोगों को यहाँ पे ज्यादा जो फिक्स्ड एसेट है, जहाँ पे वॉलेटिलिटी कम है, लो रिस्क है, वहाँ पे ज्यादा फोकस लोगों का ज्यादा है। तो नेक्स्ट मुझे लगता है कि अगर व्यू रखना है तो 1 से 1.5 साल का तो मिनिमम रखना पड़ेगा। सो आप बाई करके जा सकते हो, एसआईपी भी करके जा सकते हो। अगला सवाल ले लेते हैं, वो है दिलीप व्यास जी का। पूछते हैं बॉम्बे डाइंग के बारे में। बॉम्बे डाइंग के 151 के भाव पे 100 शेयर है उनके पास। शॉर्ट और मीडियम टर्म टारगेट आपसे जानना चाहते देखिए, बॉम्बे डाइंग बेसिकली अभी 161 के आसपास चल रहा है, तो आपका तो बाइंग प्राइस के ऊपर ही है, आप बने रहिए स्टॉप लॉस के साथ। हैं। 145 है आपके लिए स्टॉप लॉस होने वाला है। अभी स्टॉक लास्ट वीक से ही नीचे आया है ऑलमोस्ट 190 से, अभी 160 के आसपास है। मुझे लगता है कि यहाँ पे 4 से 5 हफ्ता अभी कंसिडरेशन करने वाला है। सो वेट एंड वॉच करने वाला सिचुएशन है, वेट करने का सलाह रहेगा इसमें। अगला सवाल है दीपक का। दीपक पूछते हैं चंबल फर्टिलाइजर के बारे में। 50 शेयर है उनके पास 480 के भाव पे। और भारतीय एयरटेल के बारे में हम तो सवाल ले चुके हैं। चंबल फर्टिलाइजर के बारे में बताइएगा, 480 पे क्या करना देखिए, 480 पे आपका बाइंग है, 534 चल है। रहा है। 34। एक कंसोलिडेशन मुझे लगता है कि और 2 से 3 हफ्ता लग सकता है। यहाँ पे 510 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। आपका जो स्टॉप लॉस है उसको थोड़ा ट्रेल करके आप होल्ड कीजिए। मुझे लगता है कि ये स्टॉक थोड़ा भी मार्केट सपोर्ट करता है तो एक बार आपको 580 600 तक आने का पोटेंशियल है। और मैम एक चीज देखिए, लोग मतलब बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये जो केआरबीएल जिन्होंने पहला क्वेश्चन किया, देखिए डे हाई पे केआरबीएल अभी आ चुका है। मेरा पहला टारगेट ही था 425 के आसपास, तो वो तो अचीव है, लेकिन 450 इज कमिंग सुन फॉर केआरबीएल। मुझे लगता है कि अगर आप होल्ड कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको एक बार वेट ही करना चाहिए। जिस तरीके का यहाँ पे मोमेंटम है और भी हायर प्राइस पॉसिबल है। बिल्कुल। और डे हाई पे इस समय किया का स्टॉक कामकाज करते हुए 425 का लेवल है। और हमने शुरुआत जब की थी तो 418 के आसपास था, राइट? यस। तो अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है संतराज यादव जी का। पूछते हैं अशोक लीलैंड के बारे में। 120 के प्राइस पे उनके पास अशोक लीलैंड है। और एनएसटीएल और जियो फाइनेंस किस लेवल पर खरीदना चाहिए? सो एनएसटीएल और जियो फाइनेंस को किन लेवल्स पे खरीदना चाहिए? जियो फिनांस मुझे लगता है कि एक बार शॉर्ट टाइम के लिए एक 306 के आसपास, 306 के आसपास एक स्टॉप लॉस है। सो अगर आप वैल्यू पूछेंगे तो मेरे ख्याल से वैल्यू के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। मैं तो हम्म, कंफर्टेबल हूँ एकदम जियो फिनांस बाई करने में 290 285 के आसपास, लेकिन आई थिंक इट विल टेक 2 to 3 months 4 months लग सकता है। ऐसा भी पॉसिबल है अगर 306 ब्रेक नहीं किया तो ना भी आ सकता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। क्योंकि इसमें फंडामेंटली वैल्यू इतना है, जिस तरीके से हमने देखा ब्लैक रॉक के साथ जियो का डील, ब्रोकिंग लाइसेंस मिलना इंडिया में कमिंग, जिस तरीके से हमने देखा कि अंबानी फैमिली यहाँ पे स्टेक भी जो है इंक्रीज किया। सो नेक्स्ट जनरेशन टेक ओवर कर रहे हैं धीरे धीरे। सो इसमें वैल्यू है, 550 600 पॉसिबल है नेक्स्ट 2 से 3 सालों में। और जियो फिनांस को लेके मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ। लेकिन शॉर्ट टर्म बात करें तो 310 308 9 कभी भी ऐसा मिलता है तो आप बाय करके जाइए। और जिस तरीके से यहाँ पे रैली पॉसिबल है, पहला तो टारगेट रहेगा 350 के आसपास, और 350 के ऊपर अगर क्लोजिंग होता है उस केस में आपको और भी हायर प्राइस देखने को मिलेगा। बट नेक्स्ट 1 से 1.5 साल के लिए व्यू बनाइए, शॉर्ट टर्म के लिए जियो फिनांस में व्यू नहीं बनाएंगे तभी अच्छा होगा। 116 के आसपास अभी अशोक लीलैंड चल रहा है। मुझे लगता है कि इस काउंटर पे अभी रैली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का सेलिंग प्रेशर आया है, मुझे लगता है कि और यहाँ पे तगड़ा वाला सेलिंग आने वाला है। 108 109 से पहले तो स्टॉक रुकेगा नहीं। तो एक बार आप वेट करके जाइए। 108 9 मुझे लगता है कि रिटेस्ट पॉसिबल है। 98 का स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए इस काउंटर पे। एनएसडीएल मैम न्यू लिस्टिंग है। कल भी हमने देखा था 20% का अपर सर्किट। लिस्टिंग डे डे पे हमने देखा था कि 10% ऊपर आया था, और अभी भी देखिए 16%। अब द कंसर्न इज, अगर आप जी। फ्रेश बाय करते हो ना यहाँ पे, तो एक तो फेयर है। आप मान लीजिए आज बाय करके जाएंगे, कल अगर यहाँ से 5 से 7% 10% भी नीचे गिर गया
तो आपके लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। तो क्योंकि चार्ट हम्म, ज्यादा नहीं है और ज्यादा हम्म, चार्ट हम नहीं देख पा रहे, 2-3 दिन का ही चार्ट है, तो हम्म, इसीलिए एक बार फ्रेश बाय करना इस करेंट जोन से मुझे लगता है कि थोड़ा रिस्की हो सकता है आपके लिए। बाकी अगर हम्म, आपका व्यू है नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स, 10 मंथ्स, तो मुझे लगता है कि CDSL, NSDL, BSE जैसे स्टॉक्स तो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और अगर आपने कल 1 से 2 दिन में बाय किया है तो आपका स्टॉप लॉस हम्म, ट्रेलिंग करना चाहिए। स्टॉप लॉस अभी करंट जोन से मुझे लगता है कि 1275 के आसपास 1275 होना चाहिए। हम्म। यानी कि NSDL जो है उस पर थोड़ा कॉशियस, और दूसरा अशोक लेलैंड में थोड़ी और गिरावट आ सकती है। और जियो फाइनेंस जो है वो आप 280 to 90 के आसपास खरीद सकते हैं, राइट? यस यस यस, NSDL में मेन प्रॉब्लम मैम क्या है, कल भी 20% चार्ट से। भागा था, आज भी ऑलमोस्ट जी। 20% भाग चुका है। तो 2 दिन में ऑलरेडी 50% चल चुका है। तो एक बार 2 से 3 दिन वेट करके खरीदेंगे तो यहाँ से अगर 10% भी मूवमेंट हो जाएगा, उसमें ज्यादा खोने वाला बात नहीं होगा कुछ। लेकिन बाई चांस अगर प्रॉफिट बुकिंग आ गया तो जोर से प्रॉफिट बुकिंग भी पॉसिबल है। तो एक बार वेट करके फ्रेश बाई करना मेरी तरफ से सलाह रहेगा।